बहुत डिस्टर्बेंस हो आ गया रहा है। हो हो गया गया, सर। प्लीज देख लीजिए। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। आज की 175वीं वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का उपकाश चैनल पे अपने व्यूज देने के लिए, आने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अगर अभी तक उपकाश चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज उसे जल्दी से उपकाश चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी नए नए नोटिफिकेशंस आते रहते हैं आपको अपडेट होते रहें। सभी से अनुरोध है, जो भी हमारे उपकाश चैनल को देख रहे हो तो वो अपने उपकाश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आजकल हर घर में शिव कथा चल रही है प्रदीप मिश्रा जी की। तो उनका एक स्लोगन है, हर समस्या का हल एक लोटा जल। तो उसी पे हमारे उपकाश का भी है, जीएसटी की किसी भी समस्या का हल उपकाश चैनल। आपको जीएसटी की जो भी समस्याएं हैं उसके लिए उपकाश चैनल पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कभी भी कोई समस्या हो आप उस चैनल पे जाके अपनी वीडियोस देख के सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पे कोई क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, जिससे आगे की किसी भी सेशन में उन क्वेश्चंस का आंसर रख लिया जाएगा और जो भी उस पे अच्छे से अच्छा स्पष्टीकरण होगा वो दिया जाएगा। आज के टॉपिक पे आते हैं। आज एक नया नोटिफिकेशन आया है 10 तारीख को, जिसमें ई इनवॉइस 5 करोड़ के लिए मैंडेटरी होने जा रही है। अभी तक 10 करोड़ के लिए मैंडेटरी थी। 1 अगस्त 2023 से 5 करोड़ वाले व्यापारी जिनकी टर्नओवर 2017 से लेके और 2022 तक किसी भी ईयर में अगर 5 करोड़ की टर्नओवर हो चुकी है तो उन्हें 1 अगस्त 23 से ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी हो जाएगा। तो अभी क्योंकि हमारा ऑडिट का काम स्टार्ट होना है तो हमें लास्ट ईयर का भी पता चल जाएगा कि कितनी टर्नओवर व्यापारी की रही है। और उसी के साथ साथ हमें 2017 से भी मैच करना होगा कि 2017-18 या 18-19 या 19-20, 20-21, 21-22 अगर किसी भी साल में व्यापारी की टर्नओवर 5 करोड़ रही है तो उसे ई इनवॉइस कंपलसरी बनाना हो जाएगा। अभी तक ये लिमिट 10 करोड़ की थी। 5 करोड़ में बहुत सारे व्यापारी इसमें आ जाएंगे और ई इनवॉइस सिर्फ B2B के लिए बनाना कंपलसरी होता है। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ रहा था ई इनवॉइस में कि छोटे छोटे व्यापारी जो B2C को सेल करते हैं उन्हें भी ई इनवॉइस बनाना है या नहीं बनाना है। तो उसमें सिर्फ ये है टैक्सेबल गुड्स के लिए, और अगर आप रजिस्टर्ड डीलर को सेल कर रहे हैं तो उसका ई इनवॉइस कंपलसरी होता है, बाकी अदर केसेस में ई इनवॉइस नहीं। इसके बाद मेरे पास एक क्वेरी आ रही थी कि टीडीएस जो डिपार्टमेंट डिडक्ट करते हैं या बहुत सी जगह जो ऑनलाइन सेल करते हैं उन पे टीसीएस कटता है, तो उसको हम कैसे चेक करें और कैसे उसका फाइल किया जाए। तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। अगर किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइएगा। बहुत से डीलर आज के टाइम में ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और कुछ लोग बता भी नहीं पाते कि उन्होंने ऑनलाइन सेल की है या उनका कोई टीसीएस कटा है। तो जब भी हम किसी की रिटर्न फाइल करें तो साथ साथ टीडीएस को भी चेक करें या टीसीएस को चेक करें कि उनका कोई टीडीएस या टीसीएस कट रहा है क्या, जिससे उनका सेल का डाटा भी मैच हो सके और उनका टीडीएस टीसीएस भी मैच हो सके। साई चले, साई चले, आप ऐप से पिला दो। अनिश अनिश जी अपना आपको म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सर। जब भी हम ऑनलाइन सेल करते हैं तो ऑनलाइन सेल करने पे चाहे हम मीशो के थ्रू कर रहे हैं, अमेजोन के थ्रू कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जब हमें पेमेंट की जाती है तो उन्हें टीसीएस काट के तब वो हमें पेमेंट करते हैं। टीडीएस और टीसीएस का हमें पता चलता है। सर्विसेज में जाएंगे, रिटर्न्स में जाएंगे,
TDS and TCS credit receive. जिस मंथ में हमें पेमेंट हुई है उस मंथ को ये मंथली शो होगा। किसी भी मंथ में अगर पेमेंट होती है तो उसी मंथ में शो होगा। तो उसी मंथ पे क्लिक करेंगे, सर्च पे जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव। इस पर क्लिक करेंगे। अगर हमारा TDS कटा हुआ है तो TDS वाले ऑप्शन में आएगा, अगर TCS कटा हुआ है तो TCS वाले ऑप्शन में आएगा। अगर किसी TDS कोई गलत चढ़ा दिया है और डिपार्टमेंट उसे रिवाइज करता है तो वो अमेंडमेंट्स में आएगा। ऐसे TCS का अगर उन्होंने कोई गलत TCS चढ़ा दिया था, आपने उन्हें करेक्शन के लिए कहा है, तो वो फिर बाद में अमेंडमेंट में शो होगा। पहले TDS का देख लेते हैं। जैसे हम TDS पे लॉगिन करेंगे, अगर किसी भी मंथ में कोई TDS कटता है तो यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी किस डिपार्टमेंट ने कितनी पेमेंट पे और कितना TDS CGST SGST IGST जो भी काटा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसको हम क्लिक करके उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे से रिलेटेड है तो उसे एक्सेप्ट करेंगे, और अगर हमारे से रिलेटेड नहीं है, बहुत सी बार डिपार्टमेंट से डाटा गलत चढ़ जाता है, तो आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आपको रिजेक्ट करके डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा, जिससे वो अपने रिटर्न को रिवाइज करके अपना डाटा करेक्ट कर सके। TDS इस रिटर्न में नहीं था, TCS है। मैं TCS खोल के दिखा रहा हूँ। ये जो डीलर है ये ऑनलाइन सेल करता था अमेजोन के थ्रू और मीशो के थ्रू। तो उसकी जो अमेजोन के थ्रू सेल हुई है, जो अमेजोन ने पेमेंट की है, उसकी डिटेल टोटल यहाँ पे शो हो जाती है, जिससे आपका डाटा भी मैच हो जाए कि आपने अमेजोन के थ्रू कितनी सेल की थी। और आप उस सेल से भी इसको मैच कर सकते हैं, जिससे आपका कोई भी अप डाउन हो तो वो पता लग जाए। ऐसे अगर मीशो के थ्रू उसने सेल की थी तो उसकी भी एक्चुअल सेल कितनी है आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपका डाटा मैच हो रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। कोई डाटा में मिसमैच है या आपके थ्रू ये सेल नहीं थी, गलती से किसी ने चढ़ा दिया, तो आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये डाटा हमारे से मैच था, हमने इसे एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद इसे बैक करेंगे, प्रोसीड टू फाइल पे जाएंगे। यहाँ पर EVC डाल के उसे वेरीफाई कर देंगे। तो जो भी हमारा TDS या TCS है वो हमारे कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। जितना भी हमारा TCS आएगा, जब हम जिस डेट में हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, तो उससे वो हमारा TCS हमारे कैश लेजर में शो होने लगेगा कि हमने कितना TCS रिसीव किया है, और वो हमारे कैश अमाउंट में आ जाएगा। और उससे फिर हम अपनी टैक्स की लायबिलिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी हमारी टैक्स की लायबिलिटी होगी, जो हम कैश से पे करना चाहते हैं, उसे कैश डिपॉजिट ना करके TCS से जो क्रेडिट हुआ है उससे हम एडजस्ट कर पाएंगे। इस रिगार्डिंग अगर किसी की भी कोई क्वेरी हो या इसके बारे में कुछ और जानना हो या कुछ और बताना चाहते हो तो प्लीज वेलकम। TDS या TCS से संबंधित कोई भी जानकारी हो या E-इनवॉइस से संबंधित कोई अलग जानकारी देना चाहता हूँ तो प्लीज। अंकित जी, जो TCS हमारा हमसे रिलेटेड नहीं है तो उसको हाँ डिपार्टमेंट को कैसे इन्फॉर्म करेंगे? सर, पहले तो हम पोर्टल पे रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करने के बाद TDS की रिटर्न फाइल कर देंगे, और उसके बाद डिपार्टमेंट को हम बताना होगा हमें कि ऐसे आपने एक ये रिटर्न फाइल करके इतना TDS हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया हुआ है, जबकि हमें कोई इस तरह की पेमेंट नहीं हुई है। तो आप उसे अपनी रिटर्न को रिवाइज करके उसे डाटा को सही कर लें।
मेरे 2-3 व्यापारी के साथ समस्या आई थी। उन्होंने उनके अलग अलग स्टेट नंबर थे, तो गलती से क्या हुआ, किसी और स्टेट का जो जीएसटी था उस पे उन्होंने टीडीएस काट लिया। बाद में जब उन्हें बताया गया तो उन्होंने फिर अपने रिटर्न को रिवाइज करके डाटा सही किया। कुछ नहीं, खाली छोड़ो, उसमें उन्होंने पहले खाली हमारे से छोड़ो। टीडीएस को जरूरी रिजेक्ट है करा। चीज को बोलना। संयोग जी प्लीज, संयोग जी, ओके ओके सर। उन्होंने पहले हमारे से रिजेक्ट की टीडीएस की रिटर्न फाइल कराई और उसके बाद में फिर उन्होंने अपने रिटर्न के डाटा को सही किया। और सर किसी की कोई क्वेरी इस संबंध में? अंकित जी, मैं जी बोलूं? जी सर, जी जिन लोगों के हम इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों का काम देख रहे हैं, हाँ जी, तो काफी केसों में देखने को आया कि ऑनलाइन वालों को जो हम कमीशन देते हैं टीडीएस इनकम टैक्स का, जी भी हम ध्यान रखें। जो कि मैंने देखा है काफी, तो हम उस पर टीडीएस नहीं काट पा रहे हैं। उसके लिए भी टीडीएस समय से दाखिल करके काट के दाखिल हाँ कर जमा कराएं। जी सर, जी अंकित जी, एक मेरी क्वेरी ये है इसके अंदर, नॉर्मली क्या होता है कि व्यापारी जो कॉन्ट्रैक्टर के अलावा लकड़ी पे भी करता है हाँ जी, टीसीएस, जी होता क्या है ज्यादातर व्यापारी को ये पता नहीं है। जी सर, जो ट्रेडिंग का काम कर रहा है, तो यदि हाँ जी, कोई हाँ भी जी, हार्डवेयर वाला है या प्राइवेट वाला, उसका पीछे से कहीं से टीसीएस कट रहा है, उसे पता नहीं होता है। तो इतना बताइए कि ये टीसीएस और उसको क्लेम करने की लिमिट कब तक है? जैसे जो वो टीसीएस कटता है वो इनकम टैक्स का कटता है सर। नहीं नहीं नहीं, वैट भी काटता है, जीएसटी, वो जीएसटी भी काटता है। जीएसटी लकड़ी तो पे, टीसीएस, लकड़ी वाला कोई भी नहीं काट रहा सर। लकड़ी पे हमारे कई क्लाइंट्स को कटा है, इसलिए मैं दिखा दूंगा आपको। कटता है, 1% कटता है। जी, 1% इनकम टैक्स तो काट रहे हैं सर वो। और जीएसटी में भी करते हैं। अच्छा, तो ये कहने का मतलब है, इसमें टाइम लिमिट कब तक की होती है क्लेम करने की? क्लेम करने की कोई इसकी भी लिमिट नहीं है कुछ, सर, हाँ, अभी तक कोई लिमिट मेरा नहीं जहां है। तक है, आगे क्योंकि आने मेरा वाले भी टाइम में इसे 3 साल के लिए कवर कर सकते हैं, हाँ, जो मेरा आगे भी 3 ज्यादा साल मानना के है, आने जा क्योंकि रहा ये है। कैश क्लेजर में अंदर आता है हमारा, तो हाँ हम, जी, हाँ, कभी कभी भी भी हम इसे 3 क्लेम साल कर के अंदर ले सकते हैं। सकते हैं। अभी सेकंड तक मैंने कोई एक चीज और बाउंडेशन नहीं है 3 साल की भी, लेकिन आने वाले टाइम में जो इसे बाउंड किया जा रहा है 3 साल से, हो सकता है टीडीएस की रिटर्न को भी बाउंड कर दिया जाए। हेलो, आवाज नहीं आ रही जी सर, अब आ रही है आ रही है? हाँ। जी। दूसरी चीज ये है कि नॉर्मली आप देख रहे हैं कि जहां पर जो अभी राकेश भाई साहब बता रहे थे कि जो इनका इनकम टैक्स है उसमें आ रहा, तो इनकम टैक्स में जो भी हमने ऑनलाइन सेल करते हैं, हाँ जी, तो जो वो लोग जो पेमेंट करते हैं उस पर वो टीडीएस काटते हैं, टीसीएस काट रहे हैं जी 194 ओ में। हाँ जी, 194 ओ के अंदर वो मेरी सेल पे कर रहे हैं, वो मेरी इनकम का पार्ट नहीं होता। उसके लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि जब आप उसका आईटीआर फाइल करते हैं तो वहां पर वो शो मिसमैच आएगा, दिखाता है, वो टोटल मिसमैच वैल्यू आता दिखाएगा जबकि हमारा जीएसटी इंक्लूड है उसमें। है जी। नहीं तो 194 के अंदर जो टीसीएस कलेक्ट वो कर रहे हैं, काट रहे हैं, वो हमारी इनकम का तो पार्ट है नहीं। तो उसके लिए क्या हेड यूज करना चाहिए? अभी तक नॉर्मली हम लोग करते हैं अदर सोर्सेस का हेड, क्योंकि उसके अंदर 3-4 जो हेड दिए हुए हैं कि बिजनेस एंड प्रमोशंस, बिजनेस एंड जी, प्रोफेशन, या अलग अलग इंटरेस्ट, वो तो होता ही है। विजिबल है सबको सर? जी हेलो, सर, हाँ विजिबल है सर। विजुअल है सर। ठीक है जी, शुरू करते हैं। थोड़ा लेट हो गया आज, मेरे कुछ जूम ज्वाइनिंग में कुछ इशू आ गया था, उसके लिए सॉरी कोई बात नहीं सर। सर। आज शुरू करते हैं फाइनेंस एक्ट के अमेंडमेंट। जो अभी फाइनेंस एक्ट हमारा 2023 का भी 31 मार्च को जो इनेक्ट हो गया है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। इस साल जो है सबसे पहला जो चेंज गवर्नमेंट ने किया, सबसे इम्पोर्टेंट चेंज किया, वो ये किया कि जो 2 टैक्स रेजिम पिछले 3 साल से चल रही है, उसमें ओल्ड टैक्स रेजिम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम था और न्यू टैक्स रेजिम जो था वो ऑप्शनल था। बिजनेस वालों को एक बार ऑप्ट करना है बाय ड्यू डेट ऑफ आईटीआर, और सैलरी वालों को हर साल ऑप्शन लेने का ऑप्शन था।
इस साल से न्यू टैक्स रेजिम को डिफॉल्ट ऑप्शन कर दिया और ओल्ड टैक्स रेजिम को आपको ऑप्शनल कर दिया। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 2024-25 से न्यू टैक्स रेजिम इज द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम इज द ऑप्शनल। इस रेजिम के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। अभी जो है टीडीएस ऑन सैलरी जो करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 चल रहा है उसमें आप कैसे काटेंगे। ये पिछली बार जब ये ओल्ड और न्यू आया था तब भी ये क्वेश्चन था और आज भी क्वेश्चन है। पिछली बार भी बोर्ड ने क्लैरिफाई किया था, इस बार भी सर्कुलर नंबर 4/2023 5 अप्रैल 2023 को इशू कर दिया था उन्होंने। तो सेक्शन अगर 2 सबसेक्शन 9 ऑफ फाइनेंस एक्ट देखेंगे तो आपको टीडीएस ओल्ड टैक्स रेजिम या रेगुलर रेट्स जिसको हम बोलते हैं 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख वाली बेसिक एग्जीक्यूशन लेते हुए उसी में काटना है सैलरी पर। लेकिन सीबीडीटी ने एक सर्कुलर दे दिया है, उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग आपको अपने एम्प्लॉय से उसका ऑप्शन पूछना है कि वो न्यू टैक्स में ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट तो नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए बात कर रहा हूँ कि वो कहीं ओल्ड को ऑप्ट तो नहीं कर रहा है, न्यू तो डिफॉल्ट है ही है। अगर वो एम्प्लॉय जवाब नहीं देता है या वो जवाब देता है कि मैं ओल्ड को ऑप्ट कर रहा हूँ, ओल्ड को ऑप्ट कर रहा है तो ओल्ड रेजिम से टैक्स काटना है। और अगर वो न्यू को ओल्ड को ऑप्ट नहीं कर रहा है या तो वो जवाब नहीं देता या जवाब में कहता है मैं तो न्यू टैक्स रेजिम में जाऊंगा, तो टीडीएस न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग काटना है। ये जो ऑप्शन देना है एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर को, ये बाइंडिंग नहीं है। रिटर्न भरते समय एम्प्लॉय चाहे तो इस ऑप्शन को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट हम लेते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अब क्या होगी अलग अलग लोगों के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे आपको ध्यान है, पहले हम बेसिक एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉर्मल इनकम जोड़ के टैक्स निकालते हैं, फिर बेसिक एग्जेम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम जोड़ के टैक्स निकालते हैं। दोनों का डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो उतना टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम को रेट पर्पस के लिए इंक्लूड किया जाता है टोटल इनकम में। इस साल से चूंकि न्यू टैक्स रेजिम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हो गया, तो जो ओल्ड टैक्स रेजिम अडॉप्ट करेंगे उनके लिए तो 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख जैसे एज के अकॉर्डिंग 60 साल तक, 60 से 80 और 80 के ऊपर वालों के लिए। और न्यू टैक्स रेजिम जो ऑप्ट करेंगे या डिफॉल्ट में जाएंगे उनके लिए 3 लाख रुपए अपने को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लेना है। अब हम कुछ अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट है और हमारे काम आ सकते हैं डे टू डे प्रैक्टिस में, उस पर चर्चा करेंगे। फाइनेंस एक्ट 20 से एक प्रोविजन आया था कि किसी एनआरआई नॉन रेजिडेंट को अगर कोई सम ऑफ मनी आउट ऑफ इंडिया मिलता है और वो सम ऑफ मनी का जो अमाउंट है वो 50,000 और इन एग्रीगेट 50,000 से ज्यादा है, तो वो सेक्शन 9(1)(8) में टैक्स हो जाएगा। इस प्रोविजन को इस साल से रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया किसी भी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को आउटसाइड इंडिया में कोई मनी देता है जो 50,000 से ज्यादा है सिंगली या इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द ईयर, तो वो अमाउंट उस RNOR के हाथ में टैक्स हो जाएगा। यहाँ पे सेक्शन जो 224(XBIIA) है वो बात करता है इनकम रेफर टू इन सेक्शन 56(2) क्लॉज 10 में। 56(2) क्लॉज 10 में नॉट ओनली मनी देयर इज प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल वो भी शामिल है, लेकिन सेक्शन 9(1)(8) में केवल मनी की बात की गई है, इसलिए मनी आइदर इन कैश और इन चेक और बैंक अकाउंट उसी पर टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी के ऊपर ये प्रोविजन अभी एक्सटेंड नहीं किया गया है। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया वर्ड यूज किया गया है, नॉट इंडिविजुअल। तो किसी भी पर्सन से, कंपनी से, HUF से, इंडिविजुअल से, AOP से, फर्म से अगर पैसा विदाउट कंसीडरेशन मिलता है 50,000 या उससे ज्यादा इन एग्रीगेट या सिंगली, तो उस पर टैक्स लग जाएगा। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होगा, इसकी जो डेफिनेशन है वो पहले तो सिंपल था, 10 साल में से जो 9 साल नॉन रेजिडेंट है या पिछले 7 साल में जो 729 डेज या उससे कम इंडिया में था वो RNOR था। 2-3 साल पहले 120 डेज का और स्टेटलेस पर्सन का एक नया कंसेप्ट लाए थे। 120 डेज का कंसेप्ट ये है कि कोई आदमी विजिट पे आता है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है,
वो है तो वैसे आउटसाइड इंडिया लेकिन विजिट पर इंडिया आता है और उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा होती है, वो इंडिया में पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ज्यादा रह चुका है और करंट ईयर में जिस साल हम डिटरमिन कर रहे हैं उस साल में 120 दिन या उससे ज्यादा लेकिन 182 दिन से कम रह गया तो वो RNOR हो जाएगा। और इस तरह के RONR को भी अगर 50,000 से ज्यादा पेमेंट मिलेगा तो वो टैक्स हो जाएगा। सिमिलरली जो सिटीजन ऑफ इंडिया जो स्टेटलेस पर्सन कहलाते हैं, जो ऐसे देशों में रहते हैं जहां कोई टैक्स नहीं है, उनको डीम्ड टू बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लिया गया था सेक्शन 61A के द्वारा। क्लॉज 1A इंसर्ट किया गया था, 2-3 साल हो गए इस बात को। तो अगर उनके वहां पे टैक्स नहीं है और इनकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा है तो वो इंडिया के डीम्ड टू बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे और उनके हाथ में भी ये टैक्स लगेगा। क्या इस तरह की किसी पेमेंट पर टीडीएस कटेगा? टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि इस तरह का पेमेंट का कोई जो है टीडीएस का कोई प्रोविजन नहीं है। और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230 are treated as generally resident in India except for the purposes of section 92, 93 and 68. RNOR is resident for the purposes of the act. तो रेजिडेंट को पेमेंट पे इस तरह का कोई टैक्स है नहीं। नॉन रेजिडेंट होते तो सेक्शन 195 लग जाता, लेकिन RNOR है तो टीडीएस का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए टैक्स इसमें कटने का अभी कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी का है, जो पहले यूलिप के लिए लाया गया था, अब नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भी लाया गया है। किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी अगर प्रीमियम पेबल 5 लाख से ज्यादा है और वो पॉलिसी 1/4/2023 के बाद इशू हुई है तो उस पॉलिसी पे जो भी पैसा आपको मिलेगा वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा सेक्शन 1010D के अंदर, रादर ये टैक्स होगा। अब गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगा और जो डिडक्शन आप क्लेम कर लेंगे 80C में उसको निकालते हुए इसको टैक्स किया जाएगा। इसके रूल्स फ्रेम करेगी गवर्नमेंट। अभी सेक्शन 56(2)(X)(III) डाल दिया है एक्ट के अंदर, लेकिन इसके रूल्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग वो बताएंगे कि कितना अमाउंट टैक्स होगा। जनरली जो भी सम अदर देन प्रीमियम मिलेगा, जो अपन प्रीमियम देते हैं उसके ऊपर जो भी सम मिलेगा वो टैक्स होगा और उस पर डिडक्शन का अगर फायदा ले लिया 80C का तो उसको कुछ रिड्यूस भी करेंगे, ऐसा इसमें लग रहा है प्रोविजन में। अब एक दूसरा इशू आता है कि मान लीजिए कोई आदमी, अच्छा एक इसमें इशू और आ रहा है कि कई लोगों को ये समझ में आ गया कि प्रीमियम पेबल ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी 5 लाख है, तो उन्होंने ऐसा मेरे से क्वेश्चन भी किया कि साहब हम 25 साल की पॉलिसी लेते हैं, 25,000 रुपये प्रति ईयर भरते हैं, तो ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी 6.25 लाख हो गया प्रीमियम, तो हमारी पॉलिसी का एग्जेम्पशन चला जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। किसी एक साल में ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी, आपने 25 साल की पॉलिसी ली, किसी भी एक साल में जो साल का प्रीमियम है वो 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये प्रोविजन लगेगा। ऐसे एक्यूमुलेटेड प्रोविजन प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा होगा तो ये प्रोविजन नहीं लगेगा। हाँ, एक साल में आप चाहे क्वार्टरली भरिए, चाहे हाफ ईयरली भरिए, चाहे ईयरली एक साथ भर दीजिए, वो जो LIC की पॉलिसी है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक पॉलिसी के ऊपर प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। 5 लाख तक है तो एग्जेम्पशन मिलेगा, 5 लाख से ज्यादा है तो एग्जेम्पशन चला जाएगा और टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन पॉलिसी 1/4/23 के बाद इशू हो तो, उससे पहले की पॉलिसीज पे पुराना वाला जो आपके प्रोविजन है कि अगर कैपिटल सम एश्योर्ड का 10% 15% जो लिमिट है उससे कम है अगर प्रीमियम तो एग्जेम्प्ट रहेगा। सर सिंगल प्रीमियम पे भी लागू होगा ये? सिंगल प्रीमियम पे भी लागू होगा सर, अगर 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम एक साल का है तो। थैंक यू। और अब इसमें एक मान लीजिए मैं 4 पॉलिसी ले लेता हूँ, एक का प्रीमियम 1.5 लाख, एक का 2 लाख, फिर एक का 1 लाख और एक और का 1.5 लाख, तो क्या होगा? तो जिन पॉलिसीज का टेकन टुगेदर प्रीमियम 5 लाख से कम होगा उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बाकी पे टैक्स लग जाएगा। तो 4 में से 2 पॉलिसीज आपकी क्वालिफाई हो जाएंगी एग्जेम्पशन के लिए, जो आपका ऑप्शन रहेगा जिसमें ज्यादा फायदा होगा उस ऑप्शन पे आदमी जा सकता है और बैलेंस पे टैक्स लग जाएगा। चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट इस साल किए गए हैं। जो ट्रस्ट
एग्जिस्टिंग अभी कर रहे हैं और उन्होंने कभी एग्जेम्पशन क्लेम नहीं किया, कभी इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उन ट्रस्ट के लिए अब 1/10/2023 से प्रोविजन कर दिया। अभी हमको जैसा ध्यान है, कोई भी नया ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए आता है, पहले आप फॉर्म 10A भरते हैं, 7 से 10 दिन के अंदर आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता है, फिर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 10AB में अप्लाई करना पड़ता है। उसकी कंडीशन है या तो कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज के 6 महीने के अंदर आप अप्लाई करना है, या अगर 3 साल की प्रोविजनल है उसके 3 साल खत्म होने के 6 महीने पहले आपको फाइनल के लिए अप्लाई करना है। ये 2 अपनी कंडीशंस हैं। लेकिन जो ट्रस्ट एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी उनके लिए एक नया प्रोविजन क्रिएट किया गया है कि वो सीधा फॉर्म 10AB भर पाएंगे। इसमें कंडीशन ये है कि उन्होंने कभी भी किसी भी समय 10, 23C, 4th, 5th, 6th और 6A या 11, 12 में एग्जेम्पशन क्लेम नहीं किया हो पिछले किसी भी साल में। ये तभी हो सकता है जब ट्रस्ट मान लीजिए अप्रूव था फॉर 10, 23C, 4th, 5th, 6th और 6A और अब वो 11, 12 के लिए आ रहा है एग्जेम्पशन लेने, रजिस्ट्रेशन लेने, तो उनको नहीं मिलेगा, अब वो चेंज नहीं कर पाएंगे रेजिम। और जो 11, 12 में वो 10, 23C, 4th, 5th, 6th, 6A में जाना चाहेंगे तो वो भी रेजिम चेंज नहीं कर पाएंगे। बाकी जो ट्रस्ट है जिन्होंने आज तक कभी रजिस्ट्रेशन किसी भी प्रोविजन में नहीं लिया, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधा फॉर्म 10AB भर पाएंगे, प्रोविजनल के लिए उनको नहीं जाना पड़ेगा। कॉर्पस फंड और लोन्स के ऊपर गवर्नमेंट सख्त होती जा रही है। पिछले साल भी कुछ नियम बनाए थे, उसमें यही नियम था कि आप कॉर्पस फंड या लोन के पैसे को रेगुलर चैरिटेबल ट्रस्ट की एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो जिस साल आप करेंगे उस साल एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, उस साल उस अमाउंट की आपको एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा, और जिस साल उसको रिपेनिश कर देंगे, कॉर्पोरेट फंड को या लोन अमाउंट को रिपेमेंट कर देंगे, उस साल में आपका एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया जाएगा। अब इस कंडीशन को, इस यूटिलाइजेशन को और इन्होंने कड़ा कर दिया है कि जिस साल में आपने मिस यूटिलाइजेशन किया, कॉर्पस फंड को आपने नॉर्मल काम के लिए यूज कर लिया या लोन्स के पैसे को नॉर्मल काम के लिए यूज कर लिया, उस साल में आपने 4-5 वायलेशन और नहीं किए हुए होने चाहिए। आपने कॉर्पस डोनेशन इसी तरह के जो ट्रस्ट हैं जो 10, 23, 4th, 5th, 6th और 6A में रजिस्टर्ड है या 12A, 12BB में रजिस्टर्ड है, उनको कोई कॉर्पस डोनेशन उस साल में, जिस साल में आप कॉर्पस के पैसे को नॉर्मल यूज में ले रहे थे, नहीं यूज होना चाहिए। उस साल में कोई TDS का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कैश पेमेंट का 40A3 का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, डिसअलाउंस की बात नहीं कर रहा है, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी इनकम जो उस साल में है किसी आपके जो ट्रस्टीज हैं, मैनेजर्स हैं, फाउंडर्स हैं, उनके बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पिछले साल एक प्रोविजन आ गया था कि कोई भी एक्सपेंसेस जो पेबल रह जाएंगे एट द ईयर एंड वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माने जाएंगे, तो वो प्रोविजन यहाँ भी लगा दिया कि जिस साल में आपने मिस यूटिलाइजेशन किया है उस साल में कोई पेबल एक्सपेंसेस नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि एक्सपेंसेस पेबल रह गए तो लोग क्या करेंगे कि साहब मैंने कॉर्पस से खर्च कर दिया था तो ये पेबल रह गए, तो उस चीज को रोक लगाने के लिए, उस प्लानिंग को रोक लगाने के लिए कोई एक्सपेंसेस पेबल नहीं रहने चाहिए। तो ये सारी चीजें जब आप वायलेशन अगर करेंगे तो ये वाला जो कॉर्पस का मिस यूटिलाइजेशन है हमेशा के लिए मिस यूटिलाइजेशन हो जाएगा, इसका कभी भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा, 5 साल के अंदर ये रिप्लेनिशमेंट जो मिसयूज हुआ है वो हो जाना चाहिए। पहले कोई टाइम लिमिट नहीं थी, अब 5 साल के अंदर हो जाना चाहिए। 5 साल के अंदर नहीं होगा तो आपको ये रिप्लेनिशमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम उस समय नहीं माना जाएगा। फाइनेंस एक्ट 21 से जो कॉर्पस का मिसयूज हो गया वो 1/4/21 से पहले जो हो गया उसको अब वापस कोई आदमी रिप्लेनिश ना कर दे, उसके लिए प्रोविजन बना दिया कि अब आप करेंगे भी तो जो आपने 31/21 से पहले जो कॉर्पस और लोन के पैसे को नॉर्मल काम में ले लिया था उसकी रिप्लेनिशमेंट को अब एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा। डोनेशन टू अदर ट्रस्ट्स, ये बहुत बड़ा चेंज है असेसमेंट ईयर 2024-25 से कि अगर आपने किसी दूसरे ट्रस्ट को जो सिमिलरली रजिस्टर्ड है अपने करंट ईयर की इनकम में से कोई भी डोनेशन दिया तो 85% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड विल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन। अभी तक ये होता था कि आप जो दूसरे ट्रस्ट को करंट ईयर की इनकम में से पैसा देते थे उसका 100% आपको एप्लीकेशन ऑफ इनकम मिलता था। अब ये कर दिया कि उसका 85% ही मिलेगा, तो 15% आपका सीधा टैक्स हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म 9A और 10 ये करंट
रिटर्न सीजन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब फॉर्म 9A आप कब भरते हैं? जब आपने पैसे को यूटिलाइज नहीं किया, या तो जिस साल में आया, मान लीजिए 22-23 फाइनेंशियल ईयर में आपकी 1 करोड़ की डोनेशन आई और आप उसमें से 85% को यूज नहीं कर पाए, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है फॉर्म 9A भर देंगे और 23-24 में आप उस पैसे को यूटिलाइज कर लेंगे तो डीम्ड एप्लीकेशन 22-23 में मान लिया जाएगा। दूसरा, आपको इनकम ही डिराइव नहीं हुई, 22-23 में जो इनकम डिराइव होनी थी, रेंट आना था, रेंट नहीं आया, तो आप फॉर्म 9A भरेंगे और जिस साल रेंट आएगा उस साल या उसके अगले साल में उसको अप्लाई करना होता है, तो ये डीम्ड एप्लीकेशन 22-23 में मान लिया जाता है। ये फॉर्म 9A हमको भरना होता है बाय ड्यू डेट ऑफ ITR। इस साल इन्होंने कर दिया, आपको ये फॉर्म भरना है 2 months बिफोर ड्यू डेट ऑफ ITR। जो जिस ट्रस्ट की ऑडिट नहीं होनी है इनकम टैक्स लॉ में या किसी और लॉ में, जो भी आपके यहाँ लागू है, जैसे राजस्थान में राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है, बॉम्बे में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है, और जो सोसाइटी बना के करते हैं उनके लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है। तो जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में ऑडिट होनी है या राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में होनी है, बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट में होनी है, उनकी तो ऑडिट के हिसाब से रिटर्न की डेट होगी। और जिनकी नहीं होनी है कहीं भी ऑडिट, इनकम टैक्स में इसलिए नहीं होनी कि ग्रॉस रिसीव्ड 2.5 लाख से कम है, तो उनके लिए फॉर्म 9A भरने का समय अभी 31 मई 2023 तक ही है, क्योंकि उनका ITR का डेट 31 जुलाई है। और जिनका ऑडिट होना है उनके लिए 31 अगस्त 2023 तक की डेट है, और उनका जो रिटर्न फाइलिंग डेट है वो 31 अक्टूबर है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास पैसा भी आ गया, आप 85% खर्च नहीं कर पाए, आपका पर्पज है आगे चल के मुझे बिल्डिंग बनानी है, मुझे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, तो आप एक फॉर्म 10 भरते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम का, जिसमें 5 साल तक आप इनकम को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और ये पर्पज उसमें स्पेसिफाई करना होता है कि हम पैसे को इस तरह से यूज करेंगे, इस पर्पज के लिए हम इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। वो फॉर्म भरने की डेट भी ड्यू डेट ऑफ ITR अभी तक थी। करंट ईयर से, असेसमेंट ईयर 2023-24 से या तो 31 मई हो जाएगी या 31 अगस्त हो जाएगी, ऑडिट और नॉन ऑडिट के अकॉर्डिंग। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन आया है। एक्चुअली क्या हुआ था, जो लास्ट ईयर जो 1/4/21 से जो एक वो चला था ड्राइव, कि सारे जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है उनको एक बार री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना था। वो टाइम लिमिट 31/3/22 तक बढ़ाई गई थी, और बाद में एक सर्कुलर के द्वारा 1/11/22 से लेकर के आपके 25/11/22 तक स्पेशल विंडो खोला गया था। इन फॉर्म्स 10A को भरते समय बहुत सारी गलतियां हुई लोगों से। किसी ने सेक्शन कोड गलत लिख दिया, ऐसे भी मेरे सामने क्वेरीज आई कि साहब हमारा 1023C में अप्रूव था, हमने 11 में एप्लीकेशन लगा दी और वो 11 का अप्रूवल होकर के आ भी गया, या 11 में था 1023C में आ गया। इस तरह की गलतियां हुई हैं। जो डॉक्यूमेंट लगाने थे वो नहीं लगे, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस था, इसमें किसी को देखना कुछ नहीं था। मशीन के थ्रू 7 दिन में आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल रहा था, जो कि वैसे फाइनल था। 5 साल का है तो फाइनल है, उसका एक सर्कुलर भी उन्होंने दे दिया बाद में कि वो फाइनल है, 5 साल वाला है। अगर 3 साल वाला है तो प्रोविजनल है। तो वो सारी जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों के लिए कमिश्नर को पावर दे दिया गया है कि वो उन केसेस में रजिस्ट्रेशन को नोटिस देकर के कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपकी इंफॉर्मेशन फॉल्स थी, इनकरेक्ट थी, किसी भी एक ग्राउंड पे वो कैंसिल कर सकते हैं। तो जिन ट्रस्टों में ये गलतियां हुई हैं उन सभी ट्रस्टों में कैंसिलेशन का नोटिस कभी भी आ सकता है। अभी तक सेक्शन 12A(1)(b)(a) ये प्रोवाइड करता है कि सेक्शन 11 और 12 में जो है एग्जेम्पशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि ITR आप फाइल नहीं करेंगे। अभी तक इसमें बड़ा एक लूप होल था कि इसमें लिखा हुआ था कि सेक्शन 139(4)(a) के अंदर आपको ITR फाइल करना होता है ट्रस्ट का, विद इन द टाइम अलाउड अंडर दैट सेक्शन। सेक्शन 139 में हमारे पास 3 टाइम लिमिट है, 4 टाइम लिमिट है। ड्यू डेट ऑफ ITR, बिलेटेड ITR, रिवाइज्ड रिटर्न, और चौथा है अपडेटेड रिटर्न, जो अब हमारे पास 2 साल का रिटर्न भरने का एक ऑप्शन आ गया है। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन था वो ये था कि अगर आप ITR भरना चूक गए हैं या बिलेटेड भरा है तो आप अपडेटेड ITR के थ्रू भी एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो 1/4/23 से
इस प्रोविजन को चेंज करके अब ये कर दिया गया कि आपका ITR या तो 139(1) की टाइम लिमिट में या 139(4) जो दिसंबर तक की टाइम लिमिट है उसमें आएगा, तभी हम एग्जाम्पशन आपको 11 और 12 का देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। एक जो बड़ा चेंज ट्रस्ट के अंदर किया है, पहले एक प्रोविजन था 12A(2) में, उसमें ये था कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन मान लीजिए करंट ईयर में मिल गया और पिछले कुछ साल में कहीं आपकी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, असेसमेंट में स्क्रूटनी पेंडिंग है, रीअसेसमेंट पेंडिंग है या अपील पेंडिंग है, तो उस साल में भी वो रजिस्ट्रेशन कैरी बैक होकर के वहां भी एग्जेम्पशन मिल जाता था उस रजिस्ट्रेशन की वजह से। अब इस प्रोविजन को हटा दिया गया है। और दूसरा जो बड़ा चेंज है वो है कि 147 इस वजह से नहीं होगा कि ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं था, रीअसेसमेंट इस वजह से नहीं होगा कि ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं था, उस प्रोविजन को भी हटा दिया गया है कि अब 147 हो सकता है। 10AA जो एक्सपोर्ट के अंदर डिडक्शन है उसमें 4 कंडीशंस नई जोड़ दी हैं कि एक तो रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट ऑफ ITR से पहले या टाइम ड्यू डेट ऑफ ITR तक चले जाना चाहिए। जो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है विदिन 6 मंथ्स इंडिया में आ जानी चाहिए, और अगर वो नहीं आती है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, और जिस साल में आएगी उस साल में फिर आपको 155 में रेक्टिफिकेशन हो जाएगा आपके असेसमेंट का। सेक्शन 28 फॉर बेनिफिट और परक्यूजिट, इस सेक्शन की लैंग्वेज के हिसाब से वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट arising from business or exercise of a profession is taxable under section 28 clause 4। सुप्रीम कोर्ट ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के केस में ये कहा था कि बेनिफिट काइंड में होना चाहिए, कैश में बेनिफिट नहीं हो सकता है। अगर कैश में मान लीजिए कोई अपने डीलर को टर्नओवर अचीव करने पे ट्रायर डीलर को कंपनी 1 लाख रुपए कैश में दे देती है या चेक से दे देती है तो उस पर सेक्शन 28(4) नहीं लगेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। अब इस डिसीजन को पलटने के लिए इन्होंने यह वर्ड लिख दिया कि कैश में भी जो आएगा उस पर भी लगेगा और उस पर TDS भी कंपनी को 194(r) में काटना पड़ेगा। इसका जो फॉलो आउट है वो यह है कि वेवर ऑफ लोन्स के केस में हमेशा यही माना गया था कि ये बेनिफिट इन कैश है, अब वेवर ऑफ लोन भी 28(4) में टैक्सेबल आपके हो जाएंगी। ये सबसे बड़ा अमेंडमेंट है, असेसमेंट 2024-25 से है। ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो आपके माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एक्ट में डिफाइंड है, वहां रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, डिफाइंड होना जरूरी, डिफाइंड है, उस डेफिनेशन को जो फुलफिल करती है उस माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को आपको पेमेंट करना है विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ दैट एक्ट। अगर पेमेंट आपने उस टाइम लिमिट में नहीं किया तो वो पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगा, और जिस साल में आप पेमेंट करेंगे उस साल में अलाउ होगा। 43B में हम सभी जानते हैं प्रोविजन है कि अगर हमने जैसे इंटरेस्ट का पेमेंट है, टैक्स का पेमेंट है, तो अगर हम ड्यू डेट ऑफ ITR तक भी कर देते हैं तो वो अलाउ हो जाता है। इस केस में उस प्रोविजन को हटा दिया गया है। इस केस में आपको या तो पेमेंट आप विद इन टाइम लिमिट करेंगे तो डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज जिस साल में करेंगे उस साल में मिलेगा। पेमेंट की टाइम लिमिट्स क्या है? एज पर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, और इन नो केस दैट एग्रीमेंट कैन एक्सीड 45 डेज। और तो 45 डेज के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं या 15 डेज भी कहीं की लागू होता है तो आपका ये डिसअलाउंस हो जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, जो पैसा मार्च 15 को बाकी रह गया, मार्च 31 को बाकी रह गया, उसको अगर टाइम पे पेमेंट नहीं किया। कुछ लोगों ने ये बताया कि जिस साल में मान लीजिए करंट ईयर में आज पेमेंट की ड्यू डेट थी, आज आपने नहीं किया तो डिसअलाउ होगा, फिर वापस अलाउ होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि विद इन द ईयर अगर पेमेंट हो गया तो वो तो वैसे ही अलाउ हो जाएगा। लेकिन जो मार्च के अंदर जो पेमेंट बाकी रह जाएगा वो पेमेंट आपको अगर टाइम पे नहीं करेंगे तो जिस साल आप करेंगे पेमेंट उस साल में आपको मिलेगा डिडक्शन। तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आप बड़ा पेमेंट बाकी रह जाए और अगले साल अपने पास उतनी इनकम ना हो। 44 AD और ADA की लिमिट्स को बढ़ाया गया है। वो उस केस में बढ़ाया गया है जहां कैश रिसिप्ट 5% ऑफ टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट से कम है। अगर ऐसा कैश रिसिप्ट 5% ऑफ टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट से कम है तो 44 AD की लिमिट 3 करोड़ हो जाएगी और 44 ADA की 75 लाख हो जाएगी। अदर केसेस में वो पुरानी लिमिट ही रहेगी। 5% की लिमिट के लिए आपको
क्योंकि वर्ड है ग्रॉस रिसिप्ट्स और ग्रॉस आपके जो है टर्नओवर, ये वर्ड है। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट भी आपको इसमें लिमिट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट्स की बात है। लोन्स टेकन, एडवांसेस रिसीव्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस कोई पार्टनर ने करी है तो वो सारा इसमें आपको आएगा। डबल डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो हाउसिंग लोन पे आप पे करते हैं उसका 24 क्लॉज बी के अंदर डिडक्शन मिलता है। कुछ लोगों ने एक टैक्स प्लानिंग की कि ये जो इंटरेस्ट है ये मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट है, ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का पार्ट है, और उसको 48 में उसका डिडक्शन क्लेम किया। गवर्नमेंट ने वो कुछ केसेस में उसको अलाउ भी कर दिया, ज्यादातर केसेस में अलाउ कर दिया। गवर्नमेंट ने इसको देखा और असेसमेंट 2024-25 से इन्होंने ये कह दिया कि जो भी इंटरेस्ट क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी या चैप्टर 6A में 80E और 80EE में हम इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। 80EE तो अब ऑपरेटिव नहीं है, 80EE वाला अभी चल रहा है, लेकिन 80EE में कभी आपने लिया हो पहले डिडक्शन तो उस इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन अब 48 में आप उसको नहीं कर सकते हैं, आपको इधर ही एक ही जगह उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन जो इंटरेस्ट आपको नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड है, जैसे 2 लाख की लिमिट है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपके 24B में, तो मान लीजिए आपका इंटरेस्ट 2.5 लाख है तो 2 लाख तक तो आपका 24B में मिल गया। 50,000 आप अभी भी ऐड कर सकते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। कोई इंटरेस्ट आपकी DTEE की कंडीशंस हैं, वहाँ पे 45 लाख का स्टाम्प वैल्यू होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो वहाँ नहीं मिल पाएगा, तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। जो 115BAC ऑप्ट करेंगे या एक 2024-25 से जिन पे डिफॉल्ट होगा उनको 24B में भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, 80EE और 80EE में भी नहीं मिलेगा, तो वो वाला इंटरेस्ट वो अभी भी 48 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जोड़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में हमारे पास अभी तक 2 टैक्स रेजिम थी, एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की, अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की थी। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का 12 महीने का पीरियड है और उसमें 112A में 10% कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में 15%। और जो म्यूचुअल फंड आपके नॉर्मल है अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड, जहाँ 65% या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में नहीं हो रहा है, वहाँ 36 महीने अगर आप होल्ड करते हैं तो इंडेक्सेशन मिल जाता है और गेन लॉन्ग टर्म में 20% पे टैक्स होता है। ये करंट प्रोविजन है। गवर्नमेंट ने इस साल 50AA एक सब सेक्शन इंसर्ट कर दिया असेसमेंट 2024-25 से। आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने हो, 36 महीने हो, 50 महीने हो, 10 साल हो, इस तरह के जो म्यूचुअल फंड वहां स्पेसिफाई किए गए हैं उसका जो भी गेन होगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा। और शॉर्ट टर्म होते ही आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, रेट ऑफ टैक्स 20% नहीं लगेगा, आपको नॉर्मल इनकम, मान लीजिए आपकी स्लैब ऑफ इनकम 30% है तो वहां लग जाएगा। फायदा भी है, नुकसान भी है। जो एसएससी 10% की टैक्स स्लैब में है उनको इस तरह के म्यूचुअल फंड की गेन पे टैक्स 10% हो जाएगा। हम जानते हैं कि 115BAC जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है उसमें 5, 10, 15, 20 और 30 5 स्लैब हैं, तो वहां अगर आप उस स्लैब में फॉल करते हैं 15 लाख तक की इनकम पे, वहां पे 20% ही टैक्स है। तो 15 लाख तक अगर आपकी टोटल इनकम है तो 20% में निकल जाएंगे। अदरवाइज 30% जिनका भी है नॉर्मल टैक्स रेजिम में 10 लाख से ऊपर और उस नई टैक्स रेजिम में 15 लाख से ऊपर, वो 30% पे टैक्स होगा। नॉन रेजिडेंट्स को एक बेनिफिट हम देते हैं फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48 में कि जो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो उनकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, जो उनके एक्सपेंसेस है, उसको हम सभी को कन्वर्ट करते हैं फॉरेन करेंसी में। फॉरेन करेंसी की फ्लक्चुएशन बेनिफिट है, वो बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर केस में। ये म्यूचुअल फंड कौन से हैं जहां 35% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में नहीं होता है, तो इसके अंदर सारे डेप्ट स्कीम्स, ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लो ड्यूरेशन फंड, मनी मार्केट फंड, मीडियम ड्यूरेशन, आपके बॉन्ड फंड, PSU फंड, गिल्ट फंड, फ्लोटर फंड, फंड ऑफ फंड, गोल्ड फंड, सारे इसमें कवर हो गए और उन सब के ऊपर ये नई टैक्स रेजिम लग गई। तो अभी 3 टैक्स रेजिम म्यूचुअल फंड में हो गई। 35% से कम वाले 50AA में जाएंगे, 35 से 65 वाले 3 साल होल्ड करेंगे तो वही इंडेक्सेशन और सब मिलेगा।
और 65% से ज्यादा वाले पे 112 ही लगेगा। एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि इस तरह के गेन्स को क्या हम 54F में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का VS डेम्पो का केस है, उन्होंने कहा कि ये जो आपकी रेजिम है, जो आप ये कैलकुलेशन करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, सेक्शन 50 के रिस्पेक्ट में है, वहां जो आप करते हैं वो डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अदरवाइज स्कीम ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग तो वो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि 36 महीने से ज्यादा होल्ड किया है, तो 54F आपको मिल जाएगा। 54 और 54F में एक बड़ा अमेंडमेंट इन्होंने किया है कि अगर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट 10 करोड़ से ज्यादा है तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा कैपिटल गेन कंप्यूटेशन में। दोनों ही केसेस 10 करोड़ से ज्यादा अगर आपकी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है तो इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि मल्टीपल हाउसेज अगर हम बेचे, मान लीजिए मेरे पास 3 हाउस है, मैं 3 हाउस बेचूं तो क्या 54 में 10 करोड़ की लिमिट तीनों को मिला के लगेगी? 3 के बदले मैंने 3 हाउस खरीद लिए, तीनों पे अलग अलग 10 करोड़ की लिमिट मिलेगी। राजेश केशव पिल्ले के केस में ITAT ये डिसीजन दे चुकी है दूसरे रेफरेंस में कि वो तीनों हाउस की सेल अलग अलग मानी जाएगी। लेकिन इसमें एक पेच ये है कि 54F में नेट कंसीडरेशन की डेफिनेशन को अमेंड नहीं किया है इन्होंने, तो उसकी वजह से प्रोपोर्शनेट डिडक्शन हमेशा कम हो जाएगा। जैसे नेट कंसीडरेशन 15 करोड़ है, नई एसेट 12 करोड़ की ले ली और कैपिटल गेन 12 करोड़ है, तो आपको 8 करोड़ का ही डिडक्शन मिलेगा, कभी भी 10 करोड़ का नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी गलती उसमें रह गई है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो बड़ा स्लो वे में हो गया, पता नहीं चला। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ गुडविल और एनी अदर इंटेंजिबल असेट और एनी अदर राइट शैल ऑलवेज बी टेकन निल। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एनी अदर राइट, अगर परचेज किया है तो परचेज प्राइस अदरवाइज निल। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स है, जो FSI है, जो बड़े शहरों में है, उन सारे पर अभी तक व्यवस्था ये थी कि चूंकि उनकी कॉस्ट नहीं है, डिटर्मिनेबल नहीं है, BC श्रीनिवासा शेट्टी के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता था। अब वो कैपिटल गेन टैक्स हो गया क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को गवर्नमेंट ने निल मान लिया। स्टार्टअप के अंदर अभी तक जो पैसा मिलता था रेजिडेंट से तो ही सेक्शन 56(2) VIIB लगता था, अब नॉन रेजिडेंट से मिलेगा तो भी लगेगा। इसलिए अब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का फर्क खत्म कर दिया है। तो जहां भी कंसीडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर्स फेस वैल्यू ऑफ शेयर से ज्यादा है और एग्रीगेट कंसीडरेशन एक्सीड्स द फेयर वैल्यू से ज्यादा जो अमाउंट है उस पर आपका टैक्स अब 56(2) VII में लगेगा। पहले सिर्फ रेजिडेंट से पैसा मिलने पर, शेयर इशू करने पर लगता था, अब नॉन रेजिडेंट पे भी लग जाएगा। इसी तरह से स्टार्टअप के अंदर एक छूट दिया हुआ है कि उनकी जो शेयर होल्डिंग की लिमिट है वो 7 साल तक उसको छूट है, 7 साल में वो अपना लॉस कवर कर सकते हैं। उस 7 साल की लिमिट को बढ़ा के 10 साल कर दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G की बात कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन को 80G में अगर आप डोनेशन देते थे तो 50% का डिडक्शन अमाउंट डोनेटेड का मिलता था। करंट फाइनेंशियल ईयर से वो डिडक्शन हटा दिया गया है, अब इनको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा इन ट्रस्टों को अगर आप डोनेशन देंगे तो। रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो 115A में स्पेसिफाइड है, उनकी रेट अभी 10% थी, अब 20% हो गई। तो इसका नुकसान ये हो गया कि जहां पर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, ज्यादातर केसेस में रेट ऑफ टैक्स रॉयल्टी और FTS पर 10% है। सेक्शन 115A के अंदर एक सबसेक्शन 5 है, वो ये कहता है कि अगर रॉयल्टी और FTS पर टैक्स जो रेट एक्ट में स्पेसिफाइड है उस रेट से कट गया तो फिर नॉन रेजिडेंट को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। अब अगर नॉन रेजिडेंट ट्रीटी बेनिफिट क्लेम करेगा तो टैक्स डिडक्टर जो है वो टैक्स 10% से काटेगा। इन दैट केस नॉन रेजिडेंट को इंडिया में रिटर्न भरना कंपलसरी हो जाएगा रॉयल्टी और FTS के केस में। अब ये आपका न्यू टैक्स रेजिम, सबसे पहले तो जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम को बनाया है वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 से बनाया है। तो करंट ईयर में जब हम रिटर्न भर रहे हैं, ये हम 23-24 के भर रहे हैं, इसमें हमें ये चेंजेस नहीं हुए हैं। ये चेंजेस अगले साल से अगले साल के ITR के लिए होंगे। और अगले साल में अभी तक करंट ईयर के जो हम 23-24 के रिटर्न भरेंगे उसमें इंडिविजुअल और HUF ही आपका ये 115B AC ऑप्ट कर सकते हैं। अगले साल से इंडिविजुअल HUF AOP BOI और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पर
डिफॉल्ट टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम होगा अनलेस दे ऑप्ट फॉर ओल्ड टैक्स रेजिम। इसमें सरचार्ज का भी बेनिफिट दिया है कि सरचार्ज 25% से ज्यादा नहीं होगा इवन इफ टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है। नॉर्मल टैक्स रेजिम में 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% रहेगा, 5 करोड़ से ऊपर 37% सरचार्ज रहेगा। तीसरा बेनिफिट यह है कि जहां MMR लगता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, वो इन केसेस में जहां आप न्यू टैक्स रेजिम में डिफॉल्ट चले जाएंगे और ओल्ड को ऑप्ट नहीं करेंगे, वहां 39% होगा, और अगर आप ओल्ड को ऑप्ट करेंगे तो MMR जो आपका होगा 42.744% होगा। इसमें एक फायदा और दिया है, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो आपकी जो रिबेट है 87A की 5 लाख तक रहती है, लेकिन नई टैक्स रेजिम में वो 7 लाख तक पहुंचा दी जाएगी। इसके बाद भी 7 लाख से ऊपर जब इनकम एक्सीड करेगी तो आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ मिलेगा। कैसे मिलेगा कि टोटल इनकम और 7 लाख का डिफरेंस निकालेंगे, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम निकालेंगे। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम अगर डिफरेंस बिटवीन 7 लाख एंड टोटल इनकम से ज्यादा है तो रिबेट मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, और जो एक्सेस ऑफ टैक्स पेबल है ऑन टोटल इनकम ओवर डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड 7 लाख शैल बी द अमाउंट ऑफ रिलीफ। ये रिलीफ आपको 7,27,780 तक के इनकम पर मिलेगा। कुल मिला के इस रिलीफ का अर्थ इतना है कि आपके हाथ में टैक्स लगने के बाद जो इनकम है वो 7 लाख रह जानी चाहिए। तो 7,27,780 तक वालों के लिए ये मार्जिनल टैक्स बेनिफिट है। बाकी 7,27,780 से ऊपर जिसकी इनकम होगी उसको फिर ये मार्जिनल रिलीफ भी नहीं मिलेगा। अब न्यू टैक्स रेजिम को इफेक्टिव क्या बोलते पॉपुलर करने के लिए सैलरी वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, लेकिन असेसमेंट ईयर 24-25 से, करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 23-24 से अगले साल का जब रिटर्न भरेंगे। और दूसरा, फैमिली पेंशन वालों को जो 15,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओल्ड टैक्स रेजिम का जो आपको ऑप्शन है, बिजनेस वालों को बाय ड्यू डेट ऑफ ITR करना पड़ेगा, एक बार करना है, और सैलरी वाले को हर साल करना है। अगर आपने ड्यू डेट ऑफ ITR को ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है, सैलरी का रिटर्न नहीं भरा, क्योंकि सैलरी वाले को कोई फॉर्म नहीं भरना है, रिटर्न के साथ ही एक्सरसाइज करना है, तो अगर ड्यू डेट ऑफ ITR को आपने रिटर्न नहीं भरा तो ओल्ड टैक्स रेजिम नहीं मिलेगा, आपको न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। तो सेक्शन 80C के डिडक्शन, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमिया के डिडक्शन, 80TA का डिडक्शन, इंटरेस्ट का जो आपका 10,000 पे मिलता है, सीनियर सिटीजन में 50,000 मिलता है, वो सारे बेनिफिट आपके चले जाएंगे। 24B का जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन, वो सब नहीं मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपेटेड प्रॉपर्टी के केस में। तो ड्यू डेट ऑफ ITR को रिटर्न भरना कंपलसरी हो जाएगा अगले साल से सैलरी वालों के लिए, अगर उनको ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है। तो न्यू टैक्स रेजिम में जाना है तो भले आप बिलेटेड ITR भर सकते हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम इज द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। इसी तरह से बिजनेस और प्रोफेशन वाले अगर अगली साल ड्यू डेट ऑफ ITR पे फॉर्म 10IE या जो भी नया फॉर्म आएगा उसको फाइल नहीं करेंगे तो वो डिफॉल्टेड टू नेक्स्ट न्यू टैक्स रेजिम हो जाएंगे। ऑनलाइन गेम्स के ऊपर बहुत अभी ड्रीम 11 और ये सब आपके सामने चल ही रहा है, तो इसको टैक्स करने के लिए अभी तक स्पेशल रेजिम नहीं था। 115BB में ही इसको टैक्स और हेलो रीजनल बात कर लो, देखिए होता क्या है, हर आदमी के केस को अपना केस बड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है। नया 15BBJ असेसमेंट ईयर 24-25 से ले आए हैं। इसमें जो है आपका ऑनलाइन गेम से जो नेट विनिंग होगा उस पर टैक्स लगेगा 30%। नेट विनिंग का मतलब है कि आपने एक गेम खेला, उसमें फायदा हुआ, एक में नुकसान हुआ, तीसरे में फिर फायदा हुआ, तो तीनों को ग्रॉस करेंगे और उसमें जो लॉस होगा वो अलाउ करते हुए नेट विनिंग पे टैक्स लगाएंगे। चैरिटेबल ट्रस्ट में जो एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट इस साल आ गया, वो 115TD एक एग्जिट टैक्स फाइनेंस एक्ट 2015 से लगाया था। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट एग्जेम्पशन रेजिम से बाहर जाते हैं या उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है या वो कुछ कंडीशंस वायलेट करते हैं, तो उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स, जो बैंक बैलेंस भी उसमें इंक्लूड होता है, उस पर 30% टैक्स का प्रोविजन है। तो जो चैरिटेबल ट्रस्ट एग्जिस्टिंगली रजिस्टर्ड थे और 1/4/21 को री रजिस्ट्रेशन करने से रह गए, उन्होंने अप्लाई नहीं किया,
या जिन्होंने अप्रूवल है और 5 साल बाद जब फाइन वापस 6 महीने पहले अप्रूवल करना है वो रह गया, या प्रोविजनल अप्रूवल लेने के बाद फाइनल अप्रूवल के लिए अप्लाई नहीं किया, उन सभी पर एग्जिट टैक्स लग जाएगा। तो जितने भी ट्रस्ट इसमें इंपॉर्टेंट अभी हमारे लिए वही है जो ट्रस्ट हमारे ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे पिछली रेजिम में, और वो 1/4/21 के बाद उन्होंने फ्रेश एप्लीकेशन नहीं लगाई और वो रह गए, उन सब के ऊपर अब ये 30% वाला एग्जिट टैक्स का जो है नोटिस कभी भी आ सकता है। सर्च एंड सीजन में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अभी तक वैल्यूएशन ऑफिसर को ही ऑथराइज्ड ऑफिसर बुला सकता था, अब वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर और भी कोई एक्सपर्ट किसी को भी वो ला सकते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है कि वो किसी को भी ला सकते हैं। रीअसेसमेंट में एक बड़ा बदलाव है। अभी तक आपके पास रीअसेसमेंट का नोटिस आता था तो उसमें 30 दिन का समय मिलता है आपको रिटर्न भरने के लिए। अब इन्होंने उस टाइम लिमिट को कर दिया है 3 महीने, और 3 महीने के बाद भी आप AO के पास एप्लीकेशन 3 महीने से पहले दे सकते हैं कि मुझे कुछ टाइम और चाहिए, तो उसको वो टाइम अगर वो एक्सटेंड करता है तो वो टाइम लिमिट, तो 3 महीने या एक्सटेंडेड टाइम लिमिट में आपको रिटर्न भरना है। अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो उस रिटर्न को डीम टू बी नेवर फाइल मान लिया जाएगा। उसका डिपार्टमेंट को फायदा ये है कि ना तो उनको 142(1) का नोटिस देना होगा, ना 143(2) का नोटिस देना होगा, और वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपका कर देंगे। अभी तक ये था कि 30 दिन के बाद भी आपने रिटर्न भर दिया और असेसमेंट अगर उस वक्त तक नहीं हुआ या प्रोसीडिंग क्लोज नहीं हुई तो उस रिटर्न को डिपार्टमेंट को प्रोसेस करना पड़ता था, और उसको कुछ केसेस में उन्होंने नहीं किया तो हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कहा नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। एच गौतम चंद का केस है, उन्होंने कहा ये रिटर्न एक बार फाइल हो गया तो आपको उसको रिकॉर्ड पे लेना पड़ेगा और 143(2) का नोटिस देना पड़ेगा, 142(1) देना पड़ेगा, आप सीधा 144 पे नहीं जा सकते। लेकिन चूंकि अब इन्होंने लॉ में ये चीज चेंज कर दी, 1/4/2023 या उसके बाद जो भी नोटिस हमारे पास आ रहे हैं उन सभी में 3 महीने का टाइम देना चाहिए। दे वो नहीं रहे, अभी 30 दिन ही दे रहे हैं, लेकिन वो रॉन्ग है क्योंकि 1/4/23 के बाद से जितने भी आपके नोटिस आएंगे वो सब में 3 महीने का टाइम देना है, और 3 महीने के अंदर आपको ITR भरना है। नहीं भरेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, 143(2) का फायदा नहीं मिलेगा। TDS के मिसमैचेज ऐसे हो जाते थे कि इनकम आपने लास्ट ईयर एक्रूवल बेसिस पे रिपोर्ट कर दी और टैक्स डिरेक्टर ने टैक्स करंट ईयर में काट लिया, तो इसका कोई तरीका नहीं था, रिवाइज रिटर्न भर नहीं सकते थे, और अपडेटेड रिटर्न भरते हैं तो रिफंड नहीं मिलता है, तो इसका एक नुकसान हो रहा था, उसको अमेंड कर दिया। अब ये कर दिया कि आप एक एप्लीकेशन लगाएंगे विदिन 2 years फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें TDS काटा। मान लीजिए 22-23 में किसी ने मेरे को 5 लाख रुपए फीस देनी थी और मैंने उस 5 लाख रुपए को अपनी रिसिप्ट में इंक्लूड कर लिया, एक्रूवल बेसिस पे मैंने सर्विस दे दी थी, और उन्होंने करंट ईयर में 50,000 टैक्स काट के जमा कर दिया। तो अब मैं 22-23 का रिटर्न जब भी मेरे 50,000 दिखनेगा उसके 2 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर, करंट ईयर एंड होने के 2023-24 एंड होने के 2 साल के अंदर ITO के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और ITO उस TDS को क्रेडिट देते हुए आपको रिफंड वगैरह जो भी देना होगा दे देगा। और इसमें रिटर्न जो है, रिफंड पे इंटरेस्ट जो है जिस डेट से एप्लीकेशन लगाई उस डेट से वो मिल जाएगा। TCS की रेमिटेंसेस पे एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। अभी तक जो TCS की रेमिटेंस थी आउट ऑफ इंडिया पे वो आपके 5% उस पर TCS था, अब उसको 20% कर दिया है जनरल रेट, और 7 लाख का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा जो LRS में है। तो रेट ऑफ टैक्स कलेक्शन जो अभी नई रेट आई है वो ये आई है, अगर एग्रीगेट अमाउंट बीइंग रेमिटेड बाय बायर इज लेस देन 7 लाख रुपीज इन ए फाइनेंशियल ईयर और फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ये पैसा जा रहा है तो कोई टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। अगर 7 लाख से ज्यादा है और एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है तो 5% टैक्स कलेक्शन होगा, और अगर ये 7 लाख से ज्यादा जा रहा है और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो 80E में डिफाइंड है, नोटिफाइड है, उनसे लोन लिया है तो 0.5% ऑन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 लाख रुपीज पे TCS होगा। लेकिन ओवरसीज टूर पैकेज के लिए चाहे जितना अमाउंट हो 20% टैक्स कलेक्शन होगा, और मेडिकल और एजुकेशन के अलावा किसी और पर्पस के लिए रेमिटेंस से चाहे जितना अमाउंट हो 1 लाख 2 लाख 20% टैक्स कलेक्शन होगा। ओवरसीज टैक्स के अंदर ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, क्योंकि टूर पैकेज अगर आप खरीदते हैं, स्विट्जरलैंड की यात्रा करते हैं तो 4-5 लाख रुपए का होता है,
तो 20% उसमें आपका एडिशनल ब्लॉक हो जाएगा। एक नई अथॉरिटी JCIT अपील्स क्रिएट की गई है, क्योंकि CIT अपील्स के हमारे को पता है पिछले 3 साल से कोई ऑर्डर हो नहीं रहे, कोई हियरिंग ही नहीं हो रही है। बड़े बड़े केसेस में, छोटे केसेस की हियरिंग हो जाती है। तो इस केस में आपके क्या कौन कौन से ऑर्डर जो है वो JCIT सुन पाएंगे? आपके 143(1) की इंटीमेशन के अगेंस्ट आपके अपील JCIT अपील गवर्नमेंट भी स्पेसिफाई करेंगे वो कि किस अमाउंट और कहाँ तक का कैसे कौन सुनेगा। 143(3), 144 के आप कर पाएंगे, 147 के हो जाएंगे, TDS वाले TCS वाले केसेस हो जाएंगे, पेनल्टी के ऑर्डर हो जाएंगे, और 154, 155 की अपील है वहां लग जाएंगी। ये फाइनेंस एक्ट के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हमने डिस्कस कर लिए। अब ITR का एक छोटा सा अमेंडमेंट लास्ट है। ITR में इस साल कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं किए गए हैं, सिर्फ एक शेड्यूल VDA जोड़ा गया है जो रिपोर्टिंग ऑफ इनकम फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट बिटकॉइन वगैरह से जो इनकम हुई है उसके बारे में एक शेड्यूल जोड़ा गया है। और इंट्राडे ट्रेडिंग एक्टिविटी का जो है वो एक कॉलम हर ITR में जोड़ दिया है कि टर्नओवर कितना इंट्राडे ट्रेडिंग, जो शेयर ट्रेडिंग कई क्लाइंट करते हैं, और उससे इनकम कितनी हुई। और 80G में जो डोनेशन का डिडक्शन क्लेम करते हैं उसमें जो डोनी इंस्टीट्यूशन ने जो 10BD भरा उसका ARN रेफरेंस नंबर आपको रिटर्न में या तो ऑटो पॉपुलेट होगा या डालना पड़ेगा। तो इसके साथ आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। कोई क्वेरीज है तो हम उसको ले लेते हैं। सर आज के टॉपिक से एक अलग क्वेश्चन 194O को लेकर था संजय सर का। संजय सर प्लीज। हेलो मनोज सर। हाँ सर। सर आजकल जैसे हम लोग जब ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 के जो रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं वहां पर 26 ES पे एक 194O के अंतर्गत आ रहा है। जो ई-कॉमर्स के थ्रू जो हम सेल करते हैं उस पे जो वो पेमेंट करते हैं उस पे वो TCS कलेक्ट करते हैं। हाँ। तो वो शो करता है, तो उसके लिए हम, क्योंकि वो आवाज बंद होगी सर। सर वो हमें इनकम का पार्ट नहीं होता है, तो उसे हम कहाँ शो करें, मैच कैसे कर रहे हैं सर उसे? वो मैचिंग नहीं होगा। वो सेम प्रॉब्लम आपके 194N में भी आ रही है जी। वही प्रॉब्लम यहाँ आएगी, क्योंकि CPC ने अपना एक फॉर्मूला निकाल लिया है। 194N के केस में वो क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शनेट TDS अलाउ कर रहे हैं। जो कैश विड्रॉल पे हो रहा है ना TDS जो TDS कलेक्ट हो रहा है कैश विड्रॉल पे। बट सर वो नहीं, तो सर वो ई-कॉमर्स वाले तो मुझको पेमेंट कर रहे हैं ना सर, उस पेमेंट पे वो जो कलेक्ट कर रहा है वो मेरी इनकम का पार्ट है। सीजन के हिसाब से थोड़ा सा तो वो जो पेमेंट आप आपको कर रहे हैं तो वो आपके टर्नओवर में आ रहा होगा ना जी। कोई दिन है भी नहीं, दाल ज्यादा नहीं रखना। संतोष जी प्लीज अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। दाल का है 2 घंटा 3 घंटा में खराब होता है। हेलो संतोष दुबे जी अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। गाड़ी चला रहे हो तुम? जी सर। हाँ सर। सर यही क्वेरी थी सर हम लोगों की। 194O में आप सेल कर रहे हैं ना उसको, ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहे हैं, वो TCS काट रहा है आपका ना? जी जी जी। तो सर वहां पर जब ऑप्शन आता है TDS मैच कराने का आता है, जब हम ITR फाइल करते हैं तो सर वहां पे जो ऑप्शन पूछता है उसमें हेड क्या डालें हम, अदर सोर्सेज डालें या बिजनेस और प्रोफेशन डालें? क्यों, बिजनेस आपका सेल है, बिजनेस और प्रोफेशन डालिए आप। ठीक सर। अंकित सर। जी सर। जी आवाज आ रही है मेरी? सर अभी नवीन गर्ग जी का क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद आपका क्वेश्चन लेते हैं सर। अंकित जी मेरा एक और क्वेश्चन होगा छोटा सा, मैं पूछ लूं अंकित जी? जी सर। जी जी जी। मनोज सर जैसे एक चीज ये बताइए 54F से रिलेटेड था कि सपोज दैट मेरा कैपिटल गेन बनता है 50 लाख रुपए। मैंने एक प्रॉपर्टी बेची अपनी फरवरी में और एक प्रॉपर्टी बेची मैंने अप्रैल में। और मैंने जो फरवरी में प्रॉपर्टी बेची उसके अगेंस्ट में मेरा कैपिटल गेन था 50 लाख का, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया 80 लाख रुपए का।
तो क्या 30 लाख रुपए का एडजस्टमेंट में अगली जो अप्रैल में प्रॉपर्टी बेची उसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकता हूँ या नहीं? डिस्प्यूटेबल मैटर है सर, वैसे कुछ कोर्ट के केसेस हैं जिसमें इसको अलाउ किया गया है। मेरे को क्योंकि वहाँ जहाँ टाइम लिमिट तो विद इन 6 मंथ है ना सर? हाँ हाँ, इसका अलाउ किया गया है। और इसका मेरे को जहाँ तक याद है आर के मारी वाला का केस है, तो आप देख लेना, उसमें उन्होंने दिया है कि 2 साल भी ले जा सकते हैं उसको डिडक्शन को, तो कर सकते हैं ट्राई। लेकिन हाँ, पार्टी को बोल दें कि थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, कभी नोटिस आ सकता है। नहीं वो तो सर हम पहले ही बता के चलते हैं कि डिस्प्यूटेबल है, डिपेंड करता है असेसिंग अथॉरिटी के ऊपर सर। थैंक यू सर। नवीन गर्ग जी। जी सर। सर पहले तो गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना बढ़िया सेशन के लिए। मेरा क्वेश्चन ये, एक तो जो है ना ये इसमें आया ITR में इंट्राडे टर्नओवर का, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल क्या रहेगी। और एक आप बता रहे थे कि कैश विड्रॉल पर TCS, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। सर इंट्राडे ट्रेडिंग का टर्नओवर वैसे एक इंस्टीट्यूट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उनके हिसाब से तो जो डिफरेंस है वो टर्नओवर वो कहते हैं, हमारे हिसाब से है। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट का कहीं इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो अब अगर आप परचेज सेल से देखेंगे तो जो सेल का टोटल है वही टर्नओवर है। और अगर इसकी गाइडलाइन से चलेंगे तो जो परचेज सेल का जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव मानते हुए जो जोड़ेंगे वो टर्नओवर है। तो ये तो आपका व्यू आप क्या लेते हैं? इसके लिए स्पेसिफिक कॉलम दिया जा रहा है इस बार के रिटर्न में? हाँ, इस बार इसका स्पेसिफिक कॉलम आपको दिया गया है कि टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग कितना है और टोटल इनकम P&L में आपने उससे कितनी इंक्लूड करी है। ओके। दूसरा ये आप कैश रिसिप्ट कैश विड्रॉल पे बता रहे थे TCS जो है उसको, कैश विड्रॉल पे TCS नहीं सर, वो तो TDS ऑलरेडी लगा हुआ 194N में जो कैश विड्रॉल आप करते हैं। हाँ। अलग अलग जो लिमिट्स हैं 2 करोड़ वाली और 5 करोड़ वाली, हाँ ऑलरेडी लगा हुआ वो तो TDS। अच्छा ठीक है। TCS तो ओवरसीज रेमिटेंस जो आप करते हैं, मान लीजिए फॉरेन टूर पैकेज खरीदते हैं उस पे 1/7/2023 से रेट बढ़ के 20% हो जाएगा, अभी 5%। ओके, 20% हो जाएगा वो 5%। हाँ ठीक है थैंक यू। अजय बोथरा सर। मनोज सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपसे परिचय है मेरा पहले से भी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था कि अभी जैसे 16 तारीख से GST वाले इंक्वायरी करेंगे, आपको GST का मालूम भी है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ। तो अब जैसे मेरे पापा प्रोप्राइटर है, वो ड्यूटी नहीं करते लेकिन ड्यूटी मैं करता हूँ, वहाँ क्या परिस्थिति होगी? कैसे मतलब वापस बोलिए। मेरे पापा मालिक है, कंपनी के ओनर है, प्रोप्राइटर मेरे फादर है। हाँ। लेकिन वो बिजनेस नहीं देख रहे हैं, वो घर पर बैठे हैं, लेकिन बिजनेस मैं संभाल रहा हूँ उनकी जगह, उनके नाम से। तो उस समय क्या परिस्थिति होगी? आपको ऑथराइज बनना पड़ेगा सर। एक मतलब वो एक ऑथराइज लेटर लिख देंगे तो हो जाएगा कि डिपार्टमेंट में देना पड़ेगा मेरे को? नहीं, आपको ऑनलाइन भी डालना पड़ेगा और डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा उसे। आपको ऑथराइज सिग्नेटरी बनना पड़ेगा सर। अच्छा, ऐसे लिख के देने से नहीं होगा उनका ना? नहीं सर, नहीं, ऑनलाइन अप्लाई होगा सर। ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन सर? संतोष जी का। जी सर। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर जैसे कोई हमने अपनी प्रॉपर्टी बेची है पेरेंट्स के द्वारा, हाँ, पेरेंट्स ने की डेथ होने के बाद प्रॉपर्टी हमारे नाम से आई है, हाँ, प्रॉपर्टी के मतलब को प्रॉपर्टी परचेस करना पड़ेगा या फिर हम कोई अपना जो मकान बना रहे हैं उसमें पैसा खर्च कर सकते हैं? पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है बेचते समय या नहीं हुई थी? नहीं, बेचते समय हो चुकी थी सर। बेचते समय हो चुकी थी तो आपकी प्रॉपर्टी है वो तो। हाँ जी। तो प्रॉपर्टी बेच के आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं? आप हमारे पास प्लाट रखा हुआ उसमें मकान बना रहे हैं हम। हाँ बना सकते हैं, 54 में डिडक्शन मिल जाएगा आपको। कैपिटल गेन अकाउंट नहीं खुलवाने की जरूरत है ना सर? कैपिटल गेन अकाउंट वैसे लीगल रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन कोर्ट अभी तक आपके फेवर में फैसले दे रहा है कि अगर आप विद इन द पीरियड ऑफ 3 इयर्स कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो चलो नहीं भी जमा करा तो हम डिडक्शन दे देंगे। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू।
पंकज सर, पंकज जी अग्रवाल सर। जी। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, जी। आ रही है। जी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है, बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन कैपिटल गेन का। हेलो बोलो सर, सर, बोलिए। बोलो। सर, मैंने एक हाउस परचेज किया है ज्यादा अमाउंट का, और उसके अगेंस्ट मैंने 3 प्रॉपर्टी सेल करी हैं। एक रेसिडेंशियल हाउस किया है और 2 प्लॉट सेल किए हैं। तो मैं तीनों में प्रोपोर्शनेट ले सकता हूँ सर? तीनों दोनों डायरेक्शन लेना चाहते हो? 54 F? जी सर जी। हाँ, मिल जाएगा सर, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक सर इधर है कि अप्रैल में, और बाकी दोनों मार्च में है। उधर 22-23 में, एक 23-24 में सेल जो की है। परचेज किए या सेल करी है? नहीं नहीं, सेल मार्च अप्रैल में ऐसा है सेल है सर, सर। एक रेसिडेंशियल हाउस, एक प्लॉट तो मैंने सेल किया है 22-23 में, और एक रेसिडेंशियल हाउस परचेज किया है 22-23 में, और एक प्लॉट सेल किया है 23-24 में। हाँ, तो 22-23 वाले में तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। जी सर। और 23-24 वाले पे अगर आप मकान बना लेते हैं, लेकिन आपने एक हाउस ले लिया तो फिर दूसरा मकान बनाने से आपको फायदा नहीं मिलेगा, फिर 54F नहीं मिलेगा। नहीं, मेरा मतलब ये था सर, जैसे मैंने 3 सेल किए हैं, अच्छा, और 3 मेरा सेल अमाउंट किए, उससे एक कवर हो बनाया रहा है। है सर। हाँ, एक खरीदा है। तो सर जो आपने 23-24 में जो बेचा है ना अभी, जी उसके 1 ईयर बिफोर अगर आपने परचेज किया है हाँ तो सर, वो डिडक्शन। तो विद इन 2 और 3 मंथ है सर। हाँ, फिर मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा सर। मिल जाएगा, मतलब मैं तीनों प्रॉपर्टी में उसका बेनिफिट ले सकता हूँ सर? हाँ हाँ, मिल जाएगा सर। ठीक है सर, लेकिन सर थैंक यू। उसके लिए रिटर्न में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? रिटर्न में कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा? क्योंकि जो प्रॉपर्टी हमने 22-23 में सेल की, परचेज कर ली, उसका तो रिटर्न में ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन 23-24 में जो सेल की, उसको हम कैसे एग्जम्प्ट क्लेम करेंगे? 23-24 में जब 23-24 का रिटर्न भरेंगे तब वो जो अमाउंट वहाँ बचा हुआ है एग्जेम्पशन लेने से, वो अमाउंट यहाँ क्लेम करेंगे। ठीक, थैंक यू सर। तो सर जितने अमाउंट की आवश्यकता है उतना ही डालें वहां पर, जितना आवश्यकता है बेनिफिट लेने की? हाँ, वो तो उसी तरह से आपको कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, नहीं तो वहां पे ले लिया बेनिफिट तो दोबारा थोड़ी मिलेगा। जी जी सर, ठीक है सर, मतलब वो उसमें प्रोपोर्शनेट डाल देंगे और बाकी आगे ले जाएंगे। हाँ जी, हाँ। ठीक है, ठीक है सर। किसी और साथी की कोई क्वेरी? किसी अन्य साथी की? रुपिंदर सर, आपकी कोई क्वेरी सर? नहीं सर, बस एक एक इशू भी नहीं है, अलग से ITI यू के रिगार्डिंग ही है मेरा इशू। जी जी, मालूम करें सर ITI यू में आजकल क्या होगा कि आजकल नहीं होगा, लास्ट टाइम क्या हुआ कि कुछ जब 30 डेज कर दिए थे ना, इन्होंने क्या किया, लोगों ने ITR भी भेजी नहीं, वो इनवैलिड रिटर्न हो गई वहां पर। जी। तो जो मेरे हिसाब से एक नोटिफिकेशन आई थी, अगर वो इनवैलिड होगी, वो अगर आज वो दे भी देते प्रोसेसिंग का, तो आज की डेट में गिना जाएगा। पर जब उसका ITI यू भरते हैं, हम ITI यू भरने की कोशिश करते हैं, तो हम वहां पर टिक करते हैं कि हमारी रिटर्न नहीं भरेगी, क्योंकि वो अब एक्ट ऐसा ही कह रहा है कि अगर आपकी रिटर्न इनवैलिड होगी, दैट tantamount टू बी ए नॉट फाइल्ड, नेवर फाइल्ड। पर जब हम उसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं आपकी रिटर्न भरी हुई है। ये टेक्निकल एरर है सर, इसका आप ट्वीट वगैरह पे रेज कीजिए तो कुछ होगा इसका सोल्यूशन। हमें तो नोट फाइल ही लिखना चाहिए ना इसमें। आप सही लिख रहे हो, आप सही लिख रहे हो, क्योंकि ITR आपको मान लीजिए दिसंबर 31 को ITR भरा आपने, हाँ जी, हाँ जी, तो 30 दिन के अंदर उसको वेरीफाई करना था। हाँ जी, हाँ जी, नहीं किया आपने, मान लो जनवरी में नहीं करके फरवरी में वेरीफाई किया, हाँ तो जी, हाँ फरवरी में तो रिटर्न फाइल ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो उस डेट को फाइल मानी जाएगी जिस डेट को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करेंगे, तो आपका रिटर्न इनवैलिड हो गया, बात ही खत्म हो गई। लेकिन वो इनका कुछ सॉफ्टवेयर में इशू है, तो उसको आप ट्वीट के थ्रू अपन सॉल्व कर सकते हैं, ग्रीवेंस डाल दीजिए और वही अगर हम तो अभी क्या कर रहे हैं, जिसको जरूरी है उसको यस करके भेज रहे हैं, कि उससे कोई फर्क पड़ सकता है कि उसमें अदर्स का रॉन्ग ऑप्शन है स्टेटमेंट हो सर, जाएगी, रॉन्ग स्टेटमेंट हो ऑप्शन है जाएगी। उस पे, अगर सिलेक्ट करके तब भी वो तो रॉन्ग हो गया, आप उसको एक बार ग्रीवेंस डाल दो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। किसी अन्य साथी की कोई क्वेरी? लेटेस्ट रिटर्न को लेकर या फाइनेंस एक्ट को लेकर किसी की भी कोई क्वेरी हो, प्लीज
और भी कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत। तो लेटेस्ट टर्म में थोड़ा मैंने लेट ज्वाइन किया था, मुझे नहीं पता कि वो जो ट्रस्ट वाले में कोई चेंज हुई है रिटर्नों में, जो वो हाँ, ट्रस्ट वालों में कुछ चीजें चेंज है, जनरल चेंजेस कुछ नहीं रही, तो बहुत लंबा चेंज कर दिया उसमें डाटा कुछ आपने। फायदा भी कर दिया, एक रिकंसिलिएशन का आपको डाल दिया। अभी जो पिछले साल दिक्कत आ रही थी ना, कॉर्पस और बैलेंस शीट से मैच नहीं कर रहा था, तो हाँ जी, हाँ जी। शेड्यूल डाल दिया कि आपकी मतलब बैलेंस शीट की फिगर और रिटर्न की फिगर दोनों आप रिकंसाइल करके वो फिगर भर सकते हैं, तो रिकंसिलिएशन हो जाएगा आपका। ये अब वो बैलेंस शीट भी फीड करनी है उसमें सर, ऐसा भी आएगा? बैलेंस शीट तो लास्ट ईयर भी फीड करनी थी। सारा कुछ चेंज, अच्छा उसमें मेजर चेंज यही आई है, कॉर्पस वगैरह वाली थी, कोई और भी आई है? मेजर चेंज आपकी ये शेड्यूल आर वाली आई है। दूसरा जो एक चेंज आया वो ये आया, अभी जो अपना था ना, एक वो शेड्यूल ईआर और ईसी जो भरते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की डिटेल मांगते थे, वो नहीं मांगी है इस साल। इस साल नहीं मांगे, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और भी कोई क्वेरी किसी की रह जाए तो दे कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप, नो प्रॉब्लम। किसी अन्य साथी की कोई क्वेरी हो प्लीज वेलकम। सर का सेशन भी चल रहा है। किसी अन्य साथी की कोई क्वेरी प्लीज। हेलो, सुन रहे हैं सर? जी जी जी, हेलो, बोलिए सर, आवाज आ रही है। हाँ सर, अभी किसी व्यक्ति ने रिटर्न फाइल नहीं कर पाया है, वो पिछली रिटर्न फाइल नहीं हो पाई उसकी, तो इसके कुछ ऑप्शन है क्या इस बार? अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं, अभी भर सकते हैं सर रिटर्न उसकी? अपडेटेड रिटर्न तो 2 years फ्रॉम एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर भर सकते हैं। तो अभी आप 21-22 असेसमेंट ईयर का भी भर सकते हैं, 22-23 का भी भर सकते हैं। अभी ऑप्शन खुला हुआ है सर? हाँ, खुला हुआ है। ओके सर। किसी और की कोई क्वेरी सर? संजीव गुप्ता जी। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? सर एक क्वेरी थी छोटी सी। हाँ जी। क्या एक एनआरआई अपने इंडिया के अकाउंट में कितना भी पैसा ट्रांसफर कर सकता है? कहाँ से? एनआरआई है ऑस्ट्रेलिया वगैरह से। हाँ, एनआरआई उसका एक अकाउंट इंडिया में है। हाँ, कितना भी पैसा ट्रांसफर कर सकता है? हाँ, कर सकता है। अच्छा सर, कोई बाउंडेशन नहीं है उसमें? नहीं, कोई बाउंडेशन। ठीक है सर। सर मेरा इसी के साथ एक क्वेश्चन है अंकित जी, इनके साथ सर। जी 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 जी। जो सर ने पूछा है एनआरआई का ट्रांसफर, और जब एनआरओ से हम अकाउंट से एनआरआई अकाउंट में करते हैं या इंडियन अकाउंट से करते हैं, तो 15 CA-CB की भी प्रोविजन है सर उसमें। जो अभी रिसेंट उन्होंने किया कि पहले 7.5 लाख की थी और 7.5 लाख से अब तो 5% था, अब 20% जो TDS है, मान लो मैं ना, मेरा अपना इंडिया में पैसा है और मैं ही अपने दूसरे अकाउंट में भेज रहा हूँ, तब भी मेरा 20% सर काटेंगे वो पैसा TDS? एनआरओ से एनआरआई में ले जा रहे हैं आप? TCS। हाँ जी। हाँ, LRS में अगर आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में कोई पैसा बाहर ले जाएंगे तो उसमें 20% TCS जमा करेंगे। TCS कटेगा? हाँ, चाहे फिर अपने अकाउंट से अपने अकाउंट में डालेंगे, थर्ड पर्सन को भेजे तब भी है? थर्ड पर्सन को भेजे तो है ही है, पर अपने अकाउंट में भी, अपने अकाउंट में भी आप आउट ऑफ इंडिया भेज रहे हैं पैसा तो TCS लगेगा। जो एनआरई अकाउंट में जाता है वो वेदर इट इज टेंटामाउंट टू बी फंड ट्रांसफर टू बी आउटसाइड इंडिया, क्योंकि वो तो वहां से भी यूज कर सकते हैं एनआरई अकाउंट अपना। एनआरई में जाते ही वो पैसा फ्री हो जाता है, वो कभी भी उसको निकाल सकता है। तो जब वहां पर यहाँ से वहां जाएंगे तो जो 15 CA-CB देना है उसमें क्या प्रोविजन लिखना, TCS लगना है कि नहीं लगना? हाँ, TCS लग जाएगा, कुछ एग्जेम्पशन दिया है नोटिफिकेशन के थ्रू। ठीक है जी। वो 1 सेकेंड आप होल्ड करें, मैं बता देता हूँ।
एक तो एग्जाम्पशन ये दिया है कि अगर नॉन रेजिडेंट कोई ओवरसीज एग्जाम्पशन नहीं, ओवरसीज टूर पैकेज खरीदता है, एक एग्जाम्पशन दिया 20/2022 से कि अगर जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है और वो विजिटिंग इंडिया कर रहा है तो उसके केस में जो ये ओवरसीज टूर पैकेज वाला 20% का प्रोविजन है वो नहीं लगेगा। और दूसरा ये किया है कि जो बायर है, ये दोनों ओवरसीज टूर पैकेज के केस में है कि अगर जो बायर है वो नॉन रेजिडेंट है तो उसमें नहीं लगेगा, अदरवाइज सब जगह टीसीएस लगेगा। अगर आप एलआरएस के अंदर पैसा लेके बाहर जा रहे हैं तो टीसीएस कटेगा 20%। फिर वो एनआरआई को रिटर्न भरनी पड़ेगी, फिर तो इसका मतलब है एनआरआई को भी रिटर्न भरनी पड़ेगी इसीलिए। एनआरआई, वैसे एनआरआई जो है वो एलआरएस में नहीं आता है, ओनली रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्हीं के लिए एलआरएस में ऐसा है ना कि जैसे मैं पंजाब में, यहाँ पर क्या है कि मोस्टली आपको पता है कि कनाडा में शिफ्ट हो गए हैं, उनके पुराने अकाउंट पड़े हैं, पुराने फंड्स पड़े हैं, वो इंडियन अकाउंट में पड़े हैं। अब वहां पर वो पीआर हो गए, इंडिया के अपनी इनकम टैक्स के हिसाब से वो एनआरई बन गए, क्योंकि वो हमने तो इनकम टैक्स के हिसाब से भी देखना है, वो एनआरई बन गए। अब उसमें अगर ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि अब एकदम से प्रेशर हो गया ना कि अब जून से लग जाना 20%, वहां पर शोर मच गया कि 20% कट जाएगा, 20% कट जाएगा। तो उसके एनआरआई के केस में 20% नहीं कटेगा, लेकिन 15 CA-CB की रिक्वायरमेंट रहेगी। वो तो हाँ, वो तो है ही है सर, इसमें नहीं कटेगा। क्योंकि आप जो पैसा एनआरई अकाउंट में ले जा रहे हैं वो फ्रीली रिपेट्रेबल हो गया, इसलिए वो आपको 15 CA-CB में जो सर्टिफिकेट है उसमें वो लिखेंगे, उनका पैसा है वो सीए वेरीफाई करेगा। एनआरई के केस में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम लागू नहीं होती है, क्योंकि ओनली फॉर रेजिडेंट इन इंडिया के लिए है, तो टीसीएस का प्रोविजन ही लागू नहीं होता है, वो 20%। हाँ, चाहे अपने अकाउंट से वो बाहर कैनेडियन अकाउंट में भेज देगा तब भी नहीं लागू होगा टीसीएस नहीं लगेगा, लेकिन 15 CA-CB करना पड़ेगा। हाँ, वो तो ठीक है सर, वो तो फिर टीडीएस वाली प्रोविजन है कि नहीं। आज के बड़े अच्छे सेशन के लिए मनोज गुप्ता सर का थैंक कहने के लिए मैं संजय भटनागर सर से कहूंगा, वो आज का वोट ऑफ थैंक्स कहेंगे और उसके बाद राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हो जाएंगे। संजय सर प्लीज। थैंक यू अंकित जी, आपने जो मुझे मौका दिया। सबसे पहले मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरीके से आज जो भी ये चेंजेस हुए हैं इनकम टैक्स में, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरीके से कर रहा है हम सब लोग उतना अपडेट नहीं हो पाते हैं, आपने बहुत सरल तरीके से सबको समझाया। हमारे सभी साथियों की जो कुछ समस्याएं थी, जो क्वेरीज थे, उसका समाधान किया आपने, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आपको सबको समझाया। और आपने जो अपना पावर प्रेजेंटेशन दिया वो भी इतना अच्छा है, तो उससे सबकी लगभग यदि कोई भूल जाता है तो वो उसको किसके थ्रू सब कुछ जान करता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो मैं उपकास के अपनी तरफ से तथा उपकास के सभी साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में आपने समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड साधुवाद। अब मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सब लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाए। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल गंगा जमुना उच्छल तिरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। सभी से पुनः अनुरोध, जिन्होंने उपकाश चैनल को सब्सक्राइब न किया हो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे।
Thank you, sir. Thanks a lot. Thanks, sir. Thank you, Manoj sir. थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। मनोज सर पीपीटी जरूर शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी। ध्यान में दो तो